इस कहानी की शुरुआत होती है 1919 में, ठीक 6 से 7 महीने बाद, जब वर्ल्ड वॉर वन का अंत होता है और एक पीस ट्रीटी साइन की जाती है जिसका नाम था द ट्रीटी ऑफ वर्साई। ये ट्रीटी सारे देशों के बीच में ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर वन का अंत डिक्लेयर करती है। इस ट्रीटी के आर्टिकल 231 के हिसाब से जर्मनी को वर्ल्ड वॉर वन का दोषी माना जाता है। इस पीस ट्रीटी में वर्ल्ड वॉर वन में जीतने वाले सभी देशों ने अपनी डिमांड्स रखी थी, जिसमें फ्रांस ने सबसे ज़्यादा हार्श डिमांड्स रखी थी। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो वर्ल्ड मैप में फ्रांस और जर्मनी आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं और फ्रांस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। जर्मनी पर एक भारी फाइन लगाया जाता है लगभग 33 बिलियन डॉलर्स का, जो आज के हिसाब से लगभग 230 बिलियन डॉलर होता है। इसके अलावा फ्रांस की एक और कंडीशन थी कि जर्मनी और फ्रांस की कॉमन बॉर्डर में राइनलैंड नाम की जगह पर जर्मनी कोई आर्मी नहीं रख सकता है, जिससे फ्रांस की सेफ्टी बनी रहे। आर्टिकल 231 के इस क्लॉज को वॉर गिल्ड क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस ट्रीटी के हिसाब से जर्मनी एक लिमिट के ऊपर मिलिट्री नहीं रख सकता था। एक तो वर्ल्ड वॉर वन में हारने की वजह से वैसे ही जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी, और ऊपर से ये ट्रीटी ऑफ वर्साई, ये सब चीज़ों ने जर्मनी की आम जनता में काफ़ी गुस्सा भर दिया था। सभी लोग इस ट्रीटी के काफ़ी खिलाफ थे। आम जनता में एक बदले की आग थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई की डिमांड मानने के अलावा जर्मनी की गवर्नमेंट वाइमार रिपब्लिक के पास उस समय कोई चारा नहीं था। वाइमार रिपब्लिक के इस ट्रीटी को साइन करने की वजह से आम जनता वाइमार रिपब्लिक से बिल्कुल खुश नहीं थी और अपनी इस हालत का जिम्मेदार वाइमार रिपब्लिक को मानती थी। इस पीस ट्रीटी के कारण जर्मनी ने अपनी 1/10 पॉपुलेशन, 13% टेरिटरीज और कई ओवरसीज कॉलोनीज खो दी थी। इसके अलावा लीग ऑफ नेशंस की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, ये सोचकर कि अब कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। इसे 1919 में एक पीस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर बनाया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे आज यूएन काम करता है। इस लीग ऑफ नेशंस को बनाते समय ये बात फाइनल हुई थी कि अगर कोई भी देशों के बीच में परेशानी होगी तो वो लीग ऑफ नेशंस में शांति से बैठकर सुलझाई जाएगी। पर ये लीग ऑफ नेशंस एक बहुत ही बड़ा फेलियर था, क्योंकि बहुत से देशों ने इसे ज्वाइंट ही नहीं किया और कुछ देश जैसे जर्मनी और सोवियत यूनियन ने बाद में इस लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया। इसके अलावा इस लीग ऑफ नेशंस के पास अपनी खुद की कोई मिलिट्री नहीं थी जिससे वो किसी भी मिलिट्री एग्रेशन को रोक सके। इसीलिए लीग ऑफ नेशंस का फेल होना भी कुछ लोगों के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने का एक कारण था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी वैसे ही बहुत सारी परेशानी और इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबा हुआ था, और बाकी बची कसर इस ट्रीटी ऑफ वर्साई और वॉर गिल्ड क्लॉज ने पूरी कर दी। इतनी प्रॉब्लम्स देखकर जर्मनी की गवर्नमेंट ने गरीबी कम करने के लिए भर भर कर पैसा छापना शुरू किया, जिससे इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका था कि एक ब्रेड के पैकेट के लिए लोग पूरी कार भरकर पैसे ले जाते थे। बच्चे पैसों के बंडल के साथ खेला करते थे। जर्मनी की पैसे की वैल्यू पूरी तरह से घट चुकी थी। जर्मनी की इतनी बुरी हालत देखकर अमेरिका ने जर्मनी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिससे 1924 से 1928 तक जर्मनी में फिर भी एक स्टेबिलिटी देखने को मिली, पर ये कुछ समय के लिए ही थी। 1929 में अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर जाता है, और इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका में भी काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी। मार्केट में पैसा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, और इसके बाद अमेरिका ने जर्मनी को सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। जर्मनी की हालत और बिगड़ने लग गई, और 1940 आते आते जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम सीमा पर था। करीब 60 लाख लोग बेरोजगार बैठे थे, और उस टाइम जर्मनी की ये 20% आबादी थी। लोगों ने सड़क पर नारे लगाने शुरू किए, और सरकार से लोग बिल्कुल खुश नहीं थे। लोगों का सरकार से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका था, और वाइमार रिपब्लिक के पास इन चीज़ों के लिए कोई जवाब नहीं था। और अब कहानी में एंट्री होती है एक क्रूर और चालाक इंसान की, जिसका नाम अडोल्फ हिटलर था। जर्मनी की हालत काफ़ी नाजुक थी, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया हिटलर ने। वो बड़ी बड़ी रैली निकालता और अपनी पार्टी का प्रचार करता। हिटलर मैनिपुलेशन में इतना होशियार था कि वो अपने भड़काऊ भाषण से जर्मनी की आम जनता को आराम से बेवकूफ़ बना देता। हिटलर ने जर्मनी से वादा किया कि वो जर्मनी की किस्मत बदल देगा। लोगों से वादा किया गया कि वो कभी ट्रीटी ऑफ वर्साई नहीं मानेगा, और जर्मनी की दुनिया के सामने जो बेइज्जती हुई है वो उसका बदला लेगा। और जर्मनी की भोली भाली जनता हिटलर की बातों से प्रभावित हो जाती, क्योंकि गरीबी और भुखमरी की शिकार जनता वैसे ही वाइमार रिपब्लिक से बहुत परेशान थी। जर्मनी में चुनाव हुए, और नतीजा ये निकला कि हिटलर की नाजी पार्टी उस टाइम जीत जाती है। हिटलर की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हाइडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया, जिसके बाद हिटलर एक एनेबलिंग एक्ट लेकर आता है और जर्मनी को एक तानाशाही का देश बना देता है, और खुद जर्मनी का डिक्टेटर बन जाता है। हिटलर के तानाशाह बनते ही 1933 में जर्मनी लीग ऑफ नेशन से बाहर हो जाता है।
और 1938 में राइलैंड को फिर से अपने कब्जे में लिया जाता है और वहाँ पर मिलिट्री ट्रूप्स बढ़ाई जाती है। हिटलर पूरी तरह से फोकस था अपनी आर्मी और मिलिट्री की ताकत बढ़ाने में, और अब शुरुआत होती है हिटलर के एक्सपांशन की। हिटलर ने इसके बाद ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया और उसके बाद शेगोस्लाविया पर अपना कब्जा जमाया, और फाइनली अपने इस एक्सपांशन के सपने को लेकर जर्मनी 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर अटैक कर देता है और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। ये अटैक के ठीक 2 दिन बाद फ्रांस और यूके पोलैंड की तरफ से इस वॉर में शामिल हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इन दोनों देशों ने पोलैंड के साथ एक अलायंस बनाई थी, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी देश इन तीनों देशों में से किसी एक देश पर अटैक करता है तो बाकी बचे हुए 2 देश उस एक देश की तरफ से लड़ेंगे और उसकी मदद करेंगे। इस वॉर में पूरी दुनिया अलायंसेस और ट्रीटीज की वजह से खींची चली आती है और पूरी दुनिया 2 पावर में बढ़ जाती है, जिसमें पहली होती है एक्सिस पावर जो जर्मनी की तरफ से लड़ती है और दूसरी तरफ होती है अलाइड पावर्स जो फ्रांस और यूके की तरफ से लड़ते हैं। एक्सिस पावर ने जर्मनी की तरफ से जापान और इटली शामिल होते हैं। जापान इस वॉर में जर्मनी की तरफ से कुछ स्ट्रैटेजिक रीजन से शामिल होता है, तो दूसरी तरफ इटली जो वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइड पावर्स के साथ था वो इसीलिए शामिल हो जाता है क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साई में इटली की डिमांड्स पूरी तरह से इग्नोर कर दी गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब जीतने वाले सभी देशों को भर भर कर फायदा होता है, इटली के हाथ कुछ नहीं आता है। इटली की वॉर के कारण इकोनॉमिक कंडीशंस और ख़राब हो जाती है, इसलिए इटली इस बार एक्सिस पावर की तरफ से लड़ता है और वही दूसरी तरफ अलाइड ग्रुप में फ्रांस और यूके की तरफ से अमेरिका और सोवियत यूनियन शामिल हो जाते हैं। हालांकि सोवियत यूनियन स्टार्ट में जर्मनी के साथ था, पर कुछ ऐसा होता है कि सोवियत यूनियन बाद में अलाइज के साथ शामिल हो जाता है। दरअसल पोलैंड पर अटैक करने से पहले हिटलर सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी साइन करता है और सोवियत यूनियन के साथ में पोलैंड पर अटैक करता है, जिससे अब पोलैंड का आधा हिस्सा सोवियत यूनियन के पास होगा तो आधा जर्मनी के पास होगा। पोलैंड पर कब्जा करने के बाद हिटलर फ्रांस और यूके को शांति का प्रस्ताव भेजता है, पर ये दोनों ही देश इसे नकार देते हैं, जिससे अभी भी जंग जारी रहती है। एक तरफ जहां हिटलर राइनलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, शेगोस्लाविया और पोलैंड पर कब्जा कर लेता है, यही देखकर सोवियत यूनियन भी अपने एक्सपांशन में लग जाता है और इस्तोनिया, लातविया, लिथुनिया और फिनलैंड पर अपना कब्जा कर लेता है और अपने आप को लीग ऑफ नेशन से अलग कर लेता है। और दूसरी तरफ हिटलर, जिसकी एक्सपांशन की चाह अभी भी खत्म नहीं हो रही थी, वो डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला कर देता है। इन सभी एक्सपांशंस में लगातार हो रहे फ्रांस के इन्वॉल्वमेंट से हिटलर काफ़ी परेशान हो जाता है और अब फ्रांस पर अटैक करने का प्लान बनाया जाता है। फ्रांस को हराने के लिए इटली भी जर्मनी का साथ देता है और दोनों देश मिलकर 4 दिन में फ्रांस की कैपिटल पेरिस तक पहुंच जाते हैं और फ्रांस को सरेंडर करने पर मजबूर कर देते हैं। 8 दिन बाद फ्रांस जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन करता है और हार मान लेता है। फ्रांस को हराना उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। सारे देश हिटलर से डरने लगे थे और कोई देश जर्मनी से पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन अभी भी अलाइड पावर्स में यूके अभी तक हार नहीं मानता है और वो 10 जुलाई 1940 को जर्मनी पर एक एयर स्ट्राइक कर देता है और जवाब में जर्मनी भी एक एयर स्ट्राइक कर देता है। इस बैटल को एयर बैटल ऑफ ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। इस बैटल में जर्मनी की एयर फोर्स ब्रिटेन के सामने टिक नहीं पाती है क्योंकि यूके की एयर फोर्स उस टाइम पर बहुत स्ट्रांग थी और ऐसे ही कुछ टाइम तक वॉर चलती रहती है। हिटलर अपनी पावर के पीक पर था और यहाँ पर हिटलर अपनी पावर के नशे में एक गलती कर देता है और अपने एक्सपांशन के सपने को पूरे करने के लिए अब हिटलर सोवियत यूनियन पर हमला कर देता है, जिसने हिटलर की पोलैंड पर कब्जा करने के लिए मदद की थी। सोवियत यूनियन अब ये देखकर अलाइड ग्रुप में शामिल हो जाता है। एक तरफ से सोवियत यूनियन तो दूसरी तरफ से यूके जर्मनी पर हमला कर देते हैं और जर्मनी ये वॉर हार जाता है और जर्मनी पर अलाइज का कब्जा हो जाता है। हिटलर ये हार सहन नहीं कर पाता और अपनी वाइफ के साथ सुसाइड कर लेता है। जर्मनी सरेंडर कर चुका है और देखते ही देखते जर्मनी का सपोर्ट ना होने की वजह से इटली भी सरेंडर कर देता है और अब एक्सिस पावर में सिर्फ जापान ही बचता है। जापान के डिक्टेटर अभी भी सरेंडर नहीं करता और ईस्ट एशिया में एग्रेसिवली एक्सपांशन जारी रखता है, जिससे अब अमेरिका इस वॉर में इन्वॉल्व होता है और जापान पर एक सैंक्शन लगा देता है और जापान जवाब में पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अमेरिका, जो अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 में बिल्कुल शामिल नहीं था, वो जापान पर एटम बॉम्ब फेंकने जैसा बड़ा डिसीजन ले लेता है। इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि अमेरिका ने एग्जैक्टली क्यों एटम बॉम्ब गिराया जापान पर। आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। अमेरिका द्वारा इस एटम बॉम्ब को गिराने के बाद फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 का अंत होता है और इस वॉर में लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है।
इस वॉर को टोटल वॉर का भी नाम दिया जाता है क्योंकि इस वॉर में सिर्फ मिलिट्री सोल्जर्स ही नहीं बट आर्म सिविलियंस की भी मौत हुई थी। अनकाउंटेबल बॉम्बिंग्स, डिजीजेस, स्टारवेशन से लाखों लोग मारे गए। लगभग 3 से 4% वर्ल्ड पॉपुलेशन 10 साल की वर्ल्ड वॉर 2 के पीरियड में गायब हो जाती है। इन वॉर्स में इन्वॉल्व सभी देशों को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ, सिवाय एक देश के। हाँ, आपने सही गैस किया, वो देश था अमेरिका। एक ऐसा इकलौता देश जिसकी जमीन पर एक भी वॉर नहीं लड़ी गई। ये देश आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। जहां पूरी दुनिया इन वॉर्स में लगी हुई थी, अमेरिका इन वॉर्स का सप्लायर बनकर कैसे आज दुनिया की सुपर पावर बन गया है, मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। आप ये वाला वीडियो जरूर देख सकते हैं। बाकी ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया और अलविदा।